नमस्कार। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल और इस शो में हम बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही मेरे रिसर्च से मेरे तमाम सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल और किस ग्रुप ने आईपीएल को 2 नई टीमों में किया है निवेश। मानसी से जानेंगे कि आईटीसी के नतीजों का अनुमान। कुशल बताएंगे कैसे रह सकते हैं मारुति के Q2 रिजल्ट। साथ ही देवांशी से जानेंगे इंडसइंड बैंक के नतीजों का अनुमान। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा रहा कारोबार। तो दिन भर उतार चढ़ाव का सामना करने के बाद शेयर बाजार ने निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखाई और आखिरकार अच्छी बढ़त पर बंद हुए बाजार। निफ्टी करीब 150 अंक उछलकर 18,270 के पास बंद हुआ, तो सेंसेक्स में करीब 380 अंकों का उछाल आया। निफ्टी बैंक में दिन के निचले स्तर से 400 अंकों का सुधार दिखा और यह 45 अंकों की बढ़त के साथ 41,250 के पास बंद हुआ। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं कि बाजारों में स्ट्रेंथ कहां से आ रही है। भारतीय बाजारों में आज रिकवरी नजर आई और रिकवरी की एक नहीं कई सारी वजह थी। सबसे पहले तो ग्लोबल मार्केट से दमदार संकेत। जी हां, अमेरिका में फिर से रिकॉर्ड बनते हुए नजर आए और वहां से संकेत बहुत अच्छे थे। दूसरा, एफआईएस की बिकवाली का दबाव तो है, लेकिन घरेलू फंड्स ने दमदार खरीदारी शुरू की, उससे भी थोड़ा सा मजबूती का माहौल बनता दिखा। तीसरा, मार्केट ओवरसोल्ड है। ट्रेडर्स की पोजीशन काफ़ी हल्की ऑलरेडी हो चुकी थी। मार्जिन कॉल्स आने के बाद स्टॉक्स में काफ़ी कुछ बिकवाली हो चुकी थी। चौथा, आप अगर देखें तो 18,000 के आसपास तकनीकी तौर पर भी एक अच्छा सपोर्ट है और आमतौर पर बाजार में जो रनिंग करेक्शन होता है किसी भी वक्त 2-3% का जो आता है, 3% का करेक्शन 18,600 से 18,000 के आसपास तक का एक करेक्शन पूरा करने की संभावना भी। इसके अलावा नतीजे लगातार एक के बाद एक अच्छे नतीजे आते दिख रहे हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक ने संभाला। उसके अलावा रिजल्ट सीजन में कहीं कोई ऐसा झटका नहीं लग रहा। टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स अच्छे थे तो रिजल्ट से भी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। इन सारे संकेतों के बीच में वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी का हफ्ता, शॉर्ट हुए मार्केट, ओवरसोल्ड मार्केट उछलने के लिए तैयार थे और ये सपोर्ट डाउ फ्यूचर से भी आता दिखा आज सुबह। तो इन तमाम संकेतों के बीच में सिर्फ एक संकेत ऐसा था जो बाजार पर दबाव बना सकता था, वो एफआईएस की लगातार होती बिकवाली पिछले 5 सेशन से। इसी के चलते मजबूत शुरुआत तो हुई और मजबूत शुरुआत के बाद बाजार लगातार उतार चढ़ाव दिखाते नजर आए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि आज 18,100 के नीचे निफ्टी बिल्कुल गया नहीं और वहां से सपोर्ट लेकर दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर 18,300 के आसपास बंद होने में कामयाब रहा। तो बहुत ही बेहतरीन रिकवरी 150 अंकों की निफ्टी में दिखी। बैंक निफ्टी जो अब तक लीडरशिप ले रहा था, आज थोड़ा ठंडा हुआ। एक बार ये 41,000 के नीचे गया जरूर, लेकिन क्लोजिंग हरे निशान में 41,250 के आसपास होती हुई नजर आई। ये क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी का लाइफ टाइम हाई था जो आज आपने देखा। इंट्राडे तो 41,800 का आप ऑलरेडी कल देख चुके हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि बाजार में बड़े दिनों बाद कम से कम 4-5 सेशन कमजोरी, थकावट, गिरावट, भरोसा कम होना, इन सब से उबर कर आज बाजारों ने एक मजबूत क्लोजिंग दी और उम्मीद ये की जा रही है कि कल और परसों एक्सपायरी तक बाजार थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी और खरीदारी दिखाने के लिए तैयार हो सकते हैं। और बाजार में आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, ये बताने के लिए हमारे साथ वरुण दुबे मौजूद हैं। बताइए वरुण, आज बाजार में खबरों के चलते किन सेक्टर्स में एक्शन दिखा? देखिए, 5 दिन की गिरावट के बाद आज फाइनली भारतीय बाजार जो है वो हरे निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी 18,250 के ऊपर जाके बंद हुआ। सेंसेक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी थी। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सुस्त था, लेकिन वहाँ भी अच्छी खासी तेज़ी आज दिन के दौरान देखने मिली है। ट्रिगर्स क्या थे जिन्होंने मदद की है, तो इसमें सबसे पहले देखिए ग्लोबल ट्रिगर्स, ग्लोबल मार्केट अगर आप देखेंगे तो वहाँ लगातार तेज़ी देखने मिल रही है। उसका फ़ायदा तो भारतीय बाजारों को मिला ही है, लेकिन इसके अलावा भारतीय बाजारों में जो कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। कल आपने देखा था आईसीआईसीआई बैंक ने नतीजों पे रिएक्ट किया था। आज टेक महिंद्रा के जो नतीजे आए थे वो अच्छे थे। कोटक बैंक के जो नतीजे आए वो अच्छे थे, तो उसका रिएक्शन भी भारतीय बाजारों में देखने मिला है। इसके अलावा याद रखिए ये मंथली एक्सपायरी वाला वीक है और जो शॉर्ट्स बने हैं कहीं ना कहीं वो कवर होने भी आ रहे हैं, तो काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग का भी सहारा जो है
वो भारतीय बाजारों को मिला है। वैसे भी भारतीय बाजार जो है वो ओवरसोल्ड थे, तो इसका इम्पैक्ट भी देखा गया है। इसके लिए इस तरह की तेज़ी भारतीय बाजारों में देखने मिली है। खासकर मेटल, रियल एस्टेट, ऑटो काउंटर्स जो है वहाँ पे भरपूर तेज़ी थी। निफ्टी को जहाँ से सपोर्ट मिला उसमें टाटा ग्रुप के स्टॉक सबसे आगे थे। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील में देखिए भरपूर तेज़ी हुई। इसके अलावा SBI लाइफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज, दिग्गज यहाँ पे भी अच्छे खासे गेंस देखे गए। FNO में अगर आप देखेंगे तो IDFC फर्स्ट बैंक, डिक्सन टेक, IEX, IRCTC पिछले कुछ दिनों में जहाँ पे पिटाई हुई थी वहाँ पे आज अच्छा खासा रिबाउंस देखने मिला। इसके अलावा कैश में KEI इंडस्ट्रीज, बलरामपुर चीनी, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, गुजरात एल्कलीज, ये वो तमाम काउंटर्स है जहाँ पे तेज़ी हुई है। हमारे चैनल पे जो आपको टॉप कॉल्स दिए गए उसमें KPR मिल, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, आयन एक्सचेंज जैसे काउंटर्स से सियाराम सिल्क में भी आपको खरीदारी की सलाह दी गई और यहाँ पे देखिए अच्छे खासे गेंस देखने मिले। खबरों के चलते जहाँ पे एक्शन था उसमें जिंदल स्टेनलेस में यहाँ पे देखिए नतीजों के बाद यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी इस काउंटर में देखने मिली। HG इंफ्रा जो ऑर्डर मिला है उसका इम्पैक्ट देखने मिला। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जी एंटरटेनमेंट में आज काफ़ी बेहतरीन गेंस देखने मिले। इन्वेस्को का जो मामला है उसमें जो राहत दी गई उसका इम्पैक्ट इस काउंटर में देखने मिला। इसके अलावा BSE लिमिटेड यहाँ पे भी अच्छे खासे गेंस आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिले। लूजर्स की अगर बात करें तो RPSG वेंचर्स यहाँ पे आज अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। इसके अलावा MRPL, कैनरा बैंक, टोरेंट फार्मा यहाँ गिरावट देखने मिली। MRPL और कैनरा बैंक नंबर्स के बाद गिरावट देखने मिली है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक, HUL, इंडस टावर, पॉलीकैब जैसे काउंटर्स से जहाँ पे प्रेशर देखा गया। तो कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे प्रेशर देखने मिला है, लेकिन ओवरऑल आज का ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन था। दिग्गजों में तो तेज़ी थी ही, लेकिन इसके अलावा मिड कैप, स्मॉल कैप काउंटर्स जहाँ पिछले कुछ दिनों में गिरावट थी वहाँ भी एक बेहतरीन रिबाउंस जो है आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है। ओके वरुण, थैंक यू इस अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। और अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिटी फिनमार्ट के MD विकास सेठी साहब, जिनसे हम जानेंगे कि कल कहाँ ट्रेडिंग का मौका बनेगा, साथ ही पोजिशनल और लॉन्ग टर्म की बात भी करेंगे। सेठी साहब बहुत बहुत स्वागत। सर बताइए कल के लिए इंट्राडे और पोजिशनल भी बता दीजिए सर हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल दीपक, देखिए बाजार में पिछले 4-5 दिनों की जो गिरावट थी उसके बाद आज एक बहुत ही शानदार रिकवरी देखने को मिली और इसमें आज लीड किया जो सेक्टर्स पिछले 4-5 दिनों में गिर रहे थे या चल नहीं रहे थे, जैसे मेटल्स है, ऑटो है, रियल्टी, और जो सेक्टर अच्छा कर रहा था, बैंकिंग का स्पेस अच्छा कर रहा था, उसने आज कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं किया। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा दिन था। और अब जैसे अनिल जी भी बता रहे थे परसों एक्सपायरी है तो थोड़े वॉलेटाइल जरूर रहेंगे बाजार आने वाले दिनों में, बट ओवरऑल अब मुझे लगता है तेजी का रुख वापिस से तेज होना चाहिए। बाकी कल के लिए जो मेरी पिक है, एक रियल एस्टेट स्टॉक को मैंने इंट्राडे के तौर पे कल पिक किया है। स्टॉक का नाम है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, जो कि आज 158 के लेवल पे बंद हुआ है। एक सॉलिड कंपनी है। हाल ही में इसके इस तिमाही के नतीजे आए थे, नतीजे बेहद ही दमदार थे, बट उसके बाद भी ये स्टॉक जो बाजार की गिरावट थी उसके कारण थोड़ा करेक्शन हुआ और अब ये बहुत अच्छे लेवल्स पे आया है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। और वैसे भी इसमें भी जो एम्बेसी ग्रुप के साथ इसके मर्जर की प्रक्रिया अब पूरी क्लियर है। उसका रोड मैप भी अभी हाल ही में मैनेजमेंट ने दिया, जो कि मुझे लगता है दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और ये कंपनी का नाम एम्बेसी डेवलपमेंट के नाम से हो जाएगा। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा रहेगा इस स्टॉक के लिए। और बाकी रियल एस्टेट सेक्टर वैसे भी फोकस में है। ब्याज दरें, होम लोन की जो रेट है वो 6.5% हिस्टोरिकली लो लेवल्स पे है और कई सरकारों ने कई रियायतें दी है, जिसका हम एक अच्छी टेलविंड भी देख रहे हैं। तो इस स्टॉक में कल के लिए खरीदारी करने की सलाह, और मेरा टारगेट है 170 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 150 रुपए का। बाकी जो पोजिशनल पिक है मेरा वो एक मेटल स्टॉक है। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान कॉपर। एक सॉलिड कंपनी है, प्योरली इंटीग्रेटेड कॉपर मैन्युफैक्चरर है। मुझे लगता है जिस तरह के से कॉपर के प्राइसेस पिछले 11 साल के हाईज पे चल रहे हैं, इस कंपनी के भी फंडामेंटल्स में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। इस तिमाही के जो नतीजे आएंगे, तोड़फोड़ नतीजे उम्मीद कर रहा हूँ इस तिमाही में। और ये स्टॉक भी करंट लेवल्स पे जो आज मेटल्स में तेजी शुरू हुई है, मुझे लगता है आगे भी एक्सटेंड होगी। पोजिशनल इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट रहेगा 155 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 120-25 रुपए का। ओके, तो दो पिक्स हैं सेठी साहब की। इंट्राडे पिक इंडिया बुल रियल एस्टेट, टारगेट रखना 170 का, स्टॉप लॉस 159 का। और हिंदुस्तान कॉपर पोजिशनल पिक है सेठी साहब की, टारगेट 155 और स्टॉप लॉस 120-25 के आसपास का। बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए सर हमारे साथ। कुछ और खबरों का रुख करते हैं बाजार से जुड़ी हुई। इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ और अहमदाबाद की 2 नई टीमों को शामिल किया गया है। किस ग्रुप ने टीमों में किया है निवेश और कितनी है टीमों की वैल्यू, ये बता रहे हैं वरुण। देखिए IPL के ऑक्शंस को भरपूर रिस्पांस मिल रहा है और काफ़ी बेहतर रिस्पांस मिल रहा है इनके ऑक्शंस को। अगर आप देखेंगे तो BCCI ने फिलहाल जो टीम्स को ऑक्शन किया था उनको काफ़ी बेहतर रिस्पांस मिला है।
और यहाँ पे भारत के जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अगर आप लखनऊ की टीम देखेंगे तो आरपीएसजी वेंचर्स ने इसे जीता है, 7,090 करोड़ की बिड लगाई उन्होंने और जीता। और अगर आप देखेंगे तो अहमदाबाद की टीम जो है उसको सीवीसी कैपिटल ने जीता है और 5,625 करोड़ के आसपास की बोली इन्होंने लगाई और जीती है। यानी कि अब आईपीएल में कुल मिला के 10 टीमें होंगी। और देखिए, दरअसल जब बीसीसीआई ने ये बिड्स खोली थी तब करीब 2,000 करोड़ के आसपास का बेस प्राइस रखा गया था और माना जा रहा था करीब 3,000 से 4,000 करोड़ के आसपास की एक टीम की वैल्यू होगी और कुल जो बीसीसीआई को इस पूरे ऑक्शन से रकम मिलेगी वो करीब 5,000 से 7,000 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन जो बिड्स मिली है वो काफ़ी हायर वैल्यूएशन पे मिली है और कुल जो बिड्स मिली है बीसीसीआई को वो 12,500 करोड़ के आसपास की है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसी के चलते आपको काफ़ी सारी और कंपनीज जो है उन पर रडार पे रखना चाहिए। जैसे कि दिल्ली कैपिटल जो है वो जेएसडब्ल्यू ग्रुप और जीएमआर का जॉइंट वेंचर है। आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है वो यूनाइटेड स्पिरिट्स उसको ओन करती है। सनराइजर्स हैदराबाद को सन टीवी नेटवर्क्स ओन करता है। चेन्नई सुपर किंग्स को इंडिया सीमेंट ओन करता है। मुंबई इंडियंस को रिलायंस ओन करता है। तो इन सभी कंपनीज को आपको अपने रडार पर इसके लिए रखना चाहिए क्योंकि अब जो आईपीएल को वैल्यूएशंस मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पिछले वैल्यूएशन से दुगने या 3 गुने हैं। हाल ही में जो आईपीएल खत्म हुआ था जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने जीत हासिल की थी, उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की जो वैल्यू हो गई थी वो करीब 4,000 से 4,500 करोड़ के आसपास की थी। लेकिन अब इस बिडिंग प्रोसेस के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की अगर वैल्यू देखेंगे तो 6,500 करोड़ के आसपास जा चुकी है। इनफैक्ट जितनी भी आईपीएल टीम्स हैं इन सब की वैल्यूएशन जो है वो 6,000 करोड़ या उसके ऊपर जा चुकी है। और आपको याद होगा साल 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तब करीब 400-500 करोड़ के आसपास की बिड थी, लेकिन अब ये बिड जो है वो करीब 7,000 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी है। यानी कि आईपीएल को काफ़ी बेहतर रिस्पॉन्स मिल रहा है और आईपीएल से रिलेटेड जितनी टीम्स है और खासकर जितनी लिस्टेड कंपनीज है उन पे आपको अपनी खास नज़र रखनी है क्योंकि वैल्यूएशन जो है यहाँ पे काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। ओके, और कल आईटीसी के नतीजे आने वाले हैं। कैसे रहेंगे नतीजे, बता रही हैं मानसी दवे। जी बिल्कुल, देखिए आईटीसी के तमाम सेगमेंट्स, तमाम कारोबार में लॉकडाउन और ड्यूरिंग कोरोना हमने काफ़ी हद तक कमजोरी देखी, लेकिन अब उन तमाम सेगमेंट्स में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है जिसका सीधा असर नतीजों पर दिखेगा। सबसे पहले सेल्स ग्रोथ की मैं बात करूंगी। इनके सारे के सारे सेगमेंट्स में सिगरेट सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें 9 से 10% की बढ़ोतरी हुई है। एफएमसीजी अनुमान यह है कि 10 से 13% तक की यहाँ पर तेजी दिखेगी। एग्री में 6 से 7%, पेपर में 10 से 12% और होटल्स का अनुमान यह है कि 2 गुना यहाँ पर सेल्स ग्रोथ बढ़ती हुई दिखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है, अनलॉक की सिचुएशन, प्रतिबंध, अगर जब रेस्ट्रिक्शंस कम हुए हैं तो लोग घूमना फिरना पसंद करें, इसी का इम्पैक्ट है जो कि होटल सेगमेंट में जरूर देखने को मिलेगा। लो बेस का फायदा मिलता हुआ दिखेगा। होटल कारोबार में सुधार से काफी हद तक ओवरऑल नतीजों को भी फायदा मिलेगा। वहीं कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी के चलते मार्जिन पर दबाव दिख सकता है, तो ये कंसर्न है। मार्जिन पर हमें नजर रखनी होगी क्योंकि इनके कच्चे माल की कीमतों में लगातार तेजी है, तो कॉस्ट प्रेशर है जो कि मार्जिन पर जरूर दिखेगा। अब अगर रेवेन्यूज की बात करें, अनुमान ये लगाकर चल रहे हैं कि 16% की बढ़ोतरी दिखेगी। कामकाजी मुनाफा 13% तक बढ़ता हुआ दिखेगा और मुनाफे के फ्रंट पर जाहिर सी बात है क्योंकि इनकी मांग में लगातार बढ़ोतरी दिखी है, तमाम सेगमेंट्स में तेजी है जिसका असर अब मुनाफे पर पड़ता हुआ दिखेगा। 11% की तेजी, 3,600 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। मार्जिन जैसे कि मैंने बताया, कच्चे माल के दाम में बढ़ोतरी है जिसका इम्पैक्ट दिखेगा। 36.3% से इंटैक्ट 35-36% पर ही मार्जिन आते हुए दिख सकते हैं और कामकाजी मुनाफा करीब 13% की बढ़ोतरी दिखाएगा। तो ऑल इन ऑल आईटीसी के नतीजे अच्छे आते हुए दिखेंगे। सिर्फ कॉस्ट प्रेशर के चलते मार्जिन जो है उसमें एक कंसर्न दिख सकती है। मार्जिन में कंसर्न और ओवरऑल। ओके, सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेठी साहब, आपका क्या अनुमान है आईटीसी के नतीजों को लेकर? बिल्कुल दीपक, मैं भी बुलिश हूँ। वैसे स्टॉक ने हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया है और जिस तरह से एस्टिमेट्स है, मुझे लगता है कल जो नतीजे आएंगे अच्छे दमदार होने चाहिए, बाजार को पसंद भी आने चाहिए। जो सभी सेगमेंट जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है, जैसे सिगरेट्स है, होटल्स है, एग्री सेक्टर है, एफएमसीजी है, पेपर है, सभी सेक्टर अच्छा कर रहे हैं। लॉकडाउन जो अनलॉक की थीम के भी कई सेक्टर्स है इसमें, मुझे लगता है वन शुड गो लॉन्ग ऑन आईटीसी। अगर कल सुबह करंट लेवल्स पे मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो सेठी साहब भी बुलिश हैं आईटीसी को लेकर। कल ऑटो सेक्टर के दिग्गज मारुति के नतीजे भी आने वाले हैं। कैसे रह सकते हैं नतीजे, ये बता रहे हैं मेरे सहयोगी कुशल। जी,
तो मारुति सुजुकी के नंबर्स कल आने वाले हैं और यहाँ पर कमज़ोर साइड पर ही नतीजे रहने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है, क्योंकि आय जो है कहीं ना कहीं 3% की ही ग्रोथ दिखाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि कुल वॉल्यूम जो है करीबन 3.5% गिरने से कंपनी की आय पर दबाव रहेगा। हालांकि जो कंपनी की रियलाइजेशंस हैं, जो प्राइस हाइक्स ली है उससे 6.5% की रियलाइजेशंस में बढ़त से थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ नजर आएगा आय को, इसलिए 3% बढ़कर 19,310 करोड़ पर कंपनी की आय रह सकती है। इनफैक्ट कंपनी की जो मार्जिन्स है वहां पर डीप कट एक्सपेक्टेड है 10.3% से घटकर 5.2% पर। साथ ही कंपनी का अगर जो मुनाफा देखें तो वहां पर 51-52% की गिरावट के साथ 665 करोड़ पर कंपनी अपना मुनाफा भी दर्ज कर सकती है। दो चीज़ें फोकस में रहेंगी, पहला तो प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन कंपनी की क्या रहेगी आगे आने वाले त्योहारी सीजन में, साथ ही जो सेमीकंडक्टर की स्थिति है उस पर कंपनी का क्या वक्तव्य रहता है इनकी कमेंट्री में, यहाँ पर भी हमारा बड़ा फोकस बना रहेगा। सेठी साहब, मारुति सुजुकी पर आपकी राय सर? देखिए दीपक, इसके नतीजे तो कमजोर रहेंगे बिकॉज इस क्वार्टर में सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज के कारण प्रोडक्शन में काफी कटौती करी है कंपनी ने, और वो एस्टिमेट्स में भी आया, बट मोर और लेस बाजार ने ये सब प्राइस इन किया हुआ है। तो करंट लेवल्स पे कल अगर नतीजे डिसअपॉइंट करते हैं उसके बाद ये स्टॉक और करेक्ट होता है तो मुझे लगता है वो फिर एक मीडियम या लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अच्छा मौका होगा इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने का, बिकॉज मुझे लगता है डाउन द लाइन ये सेमीकंडक्टर चिप्स वाली जो शॉर्टेज है वो भी हल हो जाएगी, और इट्स अ गुड ब्रांड, एक डोमिनेंट पोजीशन है ऑटोमोबाइल सेगमेंट में, तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, और कल आने वाले इंडसइंड बैंक के नतीजे कैसे रह सकते हैं, बता रही हैं देवांशी आशर। इंडसइंड बैंक के इस तिमाही में नंबर्स अच्छे आने का अनुमान लगाया जा रहा है। आप देखिए जो प्रोविजंस हैं वो कम होते हुए दिखेंगे और साथ ही जो डिस्बर्समेंट्स हैं उसमें शानदार बढ़त होते हुए दिखेगी। साथ ही जो लोन ग्रोथ है वो 10% से ज़्यादा आती हुई दिखी है, और इन सब के चलते जो NII है उसमें आपको इस बार करीब 13% तक की बढ़त देखने मिलेगी। मुनाफा जो है वो इस बार करीब 67% से लेकर 70% तक बढ़ता हुआ दिखेगा। जैसे कि मैंने कहा कि प्रोविजंस के चलते इस बार जो मुनाफा है उसमें आपको एक बड़ा जंप देखने मिलेगा। जो प्रोविजंस है इस बार आप देखिए 1450 करोड़ के आसपास रह सकते हैं। पिछले साल हमने देखा था करीब 2000 करोड़ के प्रोविजंस कंपनी ने किए थे, और इसी के चलते इस बार मुनाफे में आपको जंप देखने मिलेगा। तिमाही आधार पर जो एसेट क्वालिटी है उसमें सुधार देखने मिलेगा। ग्रॉस NPAs इस बार 3% से घटेंगे, 2.8% के आसपास रह सकते हैं। इसके साथ ही जो नेट NPAs हैं वो स्टेबल रहेंगे 0.8%। बेसिकली 1% से नीचे के नेट NPAs जो हैं वो इंडसइंड बैंक बता सकता है। इसके साथ ही जो स्लिपेजेस का आंकड़ा है उस पर आप नजर कीजिए। इस बार माना जा रहा है 2500 करोड़ से कम के स्लिपेजेस इस बार बैंक करती हुई दिखेगी। मेजरली इनके जो MFI पोर्टफोलियो है, SME कारोबार है, वहाँ से किस तरह से रीस्ट्रक्चरिंग के नंबर्स आते हैं, स्लिपेजेस आते हैं, इस पर आपको नज़र रखनी होगी। और सबसे अहम कमेंट्री होगी टेलीकॉम सेक्टर पर, किस तरह से टेलीकॉम के जो अकाउंट्स हैं उस पर प्रोविजनिंग करने की बात कर रहे हैं। ये सबसे अहम होगा कमेंट्री में। आने वाले समय में क्या आउटलुक बनता हुआ दिख रहा है CV सेगमेंट को लेके और साथ ही जो रिटेल सेगमेंट है उसको लेके। लेकिन इन ऑल अगर आप देखें नतीजे इस बार अच्छे रहेंगे, डिस्बर्समेंट्स बढ़ेंगे, लोन बुक में अच्छी बढ़त होती हुई दिखी और एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने मिलेगा। और आइए अब देखते हैं कि जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक और टाटा ग्रुप के शेयरों पर नजर रखिए। आज वहीं से रिकवरी की शुरुआत हुई है, मेटल्स थोड़े मजबूत होते दिखे और साथ ही साथ फार्मा शेयरों में आखिरी 1 घंटे का एक्शन ये बता रहा है कि कल के सेशन में फार्मा शेयर भी कुछ कमाल कर सकते हैं और यहीं से आपको सपोर्ट आता दिखेगा। यानी कि आज का दिन दिग्गजों के नाम था। निफ्टी के शेयर ज़्यादा भागे हैं, बैंक निफ्टी में थोड़ी सी सुस्ती थी, बैंकिंग शेयर थोड़े से ढीले थे, लेकिन कल का सेशन हाई बीटा मिड कैप्स के नाम पर हो सकता है और परसों होने वाली मंथली एक्सपायरी के पहले अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी हो सकती है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 100 अंक ऊपर थे, नैस्डैक फ्यूचर्स 100 अंक मजबूत थे। यानी कि आज रात अमेरिका में एक और ऐतिहासिक सेशन देखने को मिल सकता है, रिकॉर्ड देखने को मिल सकता है और वहां से जोश आएगा। लेकिन असली जोश तब आएगा जब आज FIs की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखें या फिर बिकवाली के आंकड़े काफी कम होते नजर आए। स्क्रीन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि FIs का बिकवाली का दबाव थोड़ा कम होना चाहिए। देखते हैं क्या कुछ होता है और घरेलू फंड जो दम लगाकर कल खरीदते नजर आए, अगर उनकी खरीदारी आज और बढ़ती नजर आती है तो फिर आपके लिए मजबूती वाला माहौल बन सकता है। 18,100 18,175 ये 75 पॉइंट की रेंज निफ्टी पर करेगी अब बड़ा सपोर्ट का काम कल के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 18,375 से 18,450 की रेंज होगी जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी
40,800 41,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 41,600 से 41,800 की रेंज होगी बैंक निफ्टी के लिए, जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। इन लेवल्स पर रखनी है आपको नजर। शुक्रिया अनिल जी, कल के लिए दर्शकों के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे, ये बताने का। और कल ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया साहब। सर बहुत बहुत स्वागत। बताएं सर, कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? गुड इवनिंग। आज जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी लोअर साइड से देखने को मिली, और मार्केट में आज अगर हम देखें तो मार्केट रेट भी काफी इंप्रूव होते हुए दिखी। तो जो पिछले 4-5 दिन की जो एक गिरावट थी, कहीं ना कहीं आज की रिकवरी के बाद एक रिवर्सल के सिग्नल यहाँ से मार्केट में देखने को मिले। अगर डेटा की बात करें तो 18,100 18,200 के स्ट्राइक में कॉल राइटर्स ने अपना काफी अनवाइंड किया पोजीशन, जिससे ये लगता है कि अब ये शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ से निफ्टी में और यहाँ से तेजी एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। हम मंथली एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें लगता है यहाँ से 18,400 450 की तरफ मार्केट मूव होता हुआ दिख सकता है। तो 18,300 का कॉल बाय करके हम एट द मनी का कॉल बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब आज क्लोज हुआ 113 रुपए के आसपास। 88 रुपीज का इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, और हम मान के चल रहे हैं इसमें 160 से 170 तक की अपसाइड इस कॉल ऑप्शन में देखने को मिलेगी। तो तेजी का ट्रेड करना है 18,300 का कॉल बाय करके। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज देखिए तो मेटल स्टॉक में काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, और इसमें हमें टाटा स्टील काफी अट्रैक्टिव सेटअप लग रहा है। जिस तरीके से टाटा स्टील अब 1340 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखा है, तो टाटा स्टील में कल के सेशन में बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है। 1390 तक की अपसाइड के टारगेट हमें लगता है कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 1320 के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील भी बाय किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के लिए अपनी राय देने के लिए। सेठी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम चलते चलते लॉन्ग टर्म पिक भी ले लेते हैं। सेठी सर, आपकी लॉन्ग टर्म पिक सर। बिल्कुल दीपक, ये एक सरप्राइज नहीं है, बिकॉज थोड़ी देर पहले इस स्टॉक का हम जिक्र कर रहे थे जब मानसी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। आईटीसी वुड बी माय लॉन्ग टर्म पिक टुडे। आज स्टॉक 236 के आसपास बंद हुआ है। स्टॉक मुझे पसंद है। एक तो मैंने थोड़ी देर पहले जब मानसी ने डिटेल्स बताए कल नतीजों के ऊपर, मुझे लगता है नतीजे तो अच्छे होंगे, उसके ऊपर कल इंट्राडे भी इसमें अच्छी तेजी होनी चाहिए, बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है इसको खरीद करके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, बिकॉज आने वाले दिनों में एक तो इसका जो जितने बिजनेसेस है उनमें एक अच्छा परफॉर्मेंस आना है। बाकी एक ट्रिगर इसमें डीमर्जर का भी ट्रिगर है, अगर वो मटेरियलाइज होता है तो वैसे तो मेरे टारगेट है 300 रुपए के 9 से 12 महीने के, लेकिन अगर डीमर्जर के अनाउंसमेंट कुछ आता है आने वाले क्वार्टर्स में तो ये स्टॉक 350-400 तक के लेवल्स पे भी जा सकता है। तो हम बुलिश ऑन आईटीसी, और इस स्टॉक को मैंने पिछली दिवाली पे भी 180 रुपए के लेवल्स पे रिकमेंड किया था, वहां से अच्छे रिटर्न्स बने हैं, बट यहाँ से भी और अपसाइड लगती है। और आई वुड रिकमेंड अ बाय ऑन आईटीसी एट द करंट लेवल्स, और मेरे 9 से 12 महीने के टारगेट है इसमें 300 रुपए। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी सर, इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए इन तमाम बातों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बाजार आज और कल में आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए जी बिजनेस। कल फिर बताएंगे कमाई के ढेरों मौके। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।